हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो क्वेश्चन हमारा फोर्थ था, ये थोड़ा सा बीच में रह गया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों ने वहां तक देखा होगा। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में अभी बता दूंगा आप बच्चों को, तो उसके बाद हम अपना पूरा का पूरा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने आप बच्चों को ये स्टेप भी समझा दिया, लेकिन चलो मैं ये वाला दोबारा से दिखा देता हूं। यहां पर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, z इंटू वाई जेड माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाई जेड और ये जो जेड एक्स जेड था, तो इन दोनों में से हमने जेड को कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे वाई बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, तो वाई माइनस एक्स आ गया क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। और ये था हमारे पास एक्स स्केयर प्लस का, और ये था माइनस का वाई स्केयर, तो वही लिखा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। और डियर स्टूडेंट, ये हमने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा है एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, तो वो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वैसे ही एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने लिखा हुआ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और बाकी हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहां पे देखोगे कि ये z हमारे पास बाहर है, z से हमने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, तो z इंटू जेड करेंगे तो z स्क्वायर और साथ में y माइनस एक्स आ जाएगा। फिर सिमिलरली यही z इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इंटू एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, तो वही हमने लिखा हुआ है। और साथ में यहां पे है एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहां पे देखिएगा, अब हम क्या कॉमन निकालेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे y माइनस एक्स है और यहां पे x माइनस वाई है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो y माइनस एक्स है, अगर हमें यहाँ पे y माइनस एक्स है, या तो आप x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हो या y माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हो। इनमें से चाहे आप कोई भी चीज निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे y माइनस एक्स है और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो इनमें से एक को आपने चेंज करना पड़ेगा, जिसको भी आपने कॉमन निकालना होगा तो उसी फॉर्म में। तो अगर इसको आप y माइनस एक्स को कॉमन निकाल रहे हो जहां जैसे यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी y माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस एक्स माइनस वाई आएगा। तो ये वाला माइनस भी हमारा कहां पे, यहाँ पे आ गया। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स निकाल दिया कॉमन और जेड भी कॉमन निकाल दिया, तो जेड वैसे ही रहा और यहाँ पे जेड इंटू वाई माइनस एक्स आ गया। उसके बाद ये यहाँ पे माइनस आ गया और बीच में ये वाई माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया हुआ, मतलब ये वाली टर्म निकल गई है। अब पीछे कौन सी बची, एक्स प्लस वाई, तो वही क्या है जेड माइनस एक्स प्लस वाई। और डियर स्टूडेंट, यहां पे तो हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको सीधा कर देंगे। ये माइनस का जो साइन है माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस और माइनस वाई, तो जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप बच्चे देखिएगा, ये है हमारे पास z माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स है। इस टर्म में देखो, ये प्लस के आगे ये वाली टर्म होगी ना, इसमें भी y माइनस एक्स है, और प्लस से पीछे ये वाली होल टर्म है, तो इसमें भी y माइनस एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम क्या कर देंगे, ये y माइनस एक्स हमने कॉमन निकाल देना है, निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा z इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, चाहे z इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां पे आ जाएगा y माइनस एक्स कॉमन निकाले तो प्लस आ जाएगा एक्स वाई। अब इसमें जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी इनके साथ, तो z इंटू जेड करेंगे तो जेड स्क्वायर, z इंटू एक्स करेंगे तो जेड एक्स, और z इंटू वाई करेंगे तो जेड वाई, और बीच में ये माइनस के साइन थे, माइनस के साइन हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और प्लस का एक्स वाई आ गया। अब डिस्टेंस, ये y माइनस एक्स है और यहाँ पे हो गया है जेड स्क्वायर, और साथ में जेड एक्स माइनस जेड वाई, और यहाँ पे है एक्स वाई। अब डिस्टेंस, यहाँ पे देखो इन दोनों में y है, यहाँ पे y है क्योंकि यहाँ पे भी y है जेड वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो हम यहाँ से y कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों में आप देखिएगा, तो यहाँ पे z स्क्वायर है और यहाँ पे z एक्स है, मतलब इन दोनों से z भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से z कॉमन निकाला तो बचेगा z माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास है जेड वाई प्लस एक्स वाई, तो y कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस वाई कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा z, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस एक्स करेंगे तो प्लस एक्स वाई भी आ जाएगा वापस। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से z कॉमन निकाल दिया, और इन दो ये जो एलिमेंट्स है इनमें से हमने y कॉमन निकाला। तो ये देखो, यहाँ पे भी z माइनस एक्स है, यहाँ पे भी z माइनस एक्स है, तो इट मीन्स इसको आप कैसे लिखते हो, z माइनस एक्स जब कॉमन निकालते हो तो ऐसे लिखते हो, और यहाँ पे बचा z, यहाँ पे बचा z माइनस वाई, तो ये लिखोगे z माइनस वाई, तो z माइनस एक्स और z माइनस वाई आ जाएगा, और साथ में y माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से लिखा हो y माइनस एक्स, इस तरह से ये वाले एलिमेंट्स हमने सारे के सारे यहाँ पे लिखे होंगे। तो यही हमने आगे नेक्स्ट लिख लिया है, वो क्या लिखा है यहाँ पे, y माइनस एक्स जो बचा था बाहर का, वो उसके बाद था z माइनस वाई आया था, और जो हमारे पास क्या आया था, z माइनस
एक्स। तो डिस्टेंस इसको अगर आप सीधा करना चाहो तो जैसे मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया था, आप x माइनस वाई भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन वहां पे सिंपल भी हमें y माइनस एक्स दिख रहा था तो हमने y माइनस एक्स ही कॉमन निकाल दिया था। तो अगर x माइनस वाई निकालते तो पहले से ही ये -1 वहां पे हमने लगाया होता। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको सीधा करके लिखा x माइनस वाई, तो यहाँ पे -1 लिख लिया। फिर इसको y माइनस जेड करके लिखोगे तब भी आपने यहाँ पे -1 लिख लेना, और फिर z माइनस एक्स वैसा ही रहता है। तो इसमें वैसा ही रखा है। अब -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, साथ में x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स आ जाएगा। तो यही तीन टर्म्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स आ गई है। तो इस तरह से हमने जो कोफैक्टर्स से थर्ड कॉलम के और जो एलिमेंट से उनको हमने यूज करके ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दी। और वो हमने कैसे की थी, मतलब A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की और इसको सॉल्व किया। तो यही हमारा डिटर्मिनेंट के बराबर इस तरह से आ गया, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ भी ज्यादा कोई खास बात नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, हमने इसको लास्ट अपने एंड तक पहुंचाना है, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स तक। तो हमने यही कॉमन निकाला, कई बार कॉमन निकाल के हमने लास्ट में ये यहां तक ले आए हम। तो डिस्टेंस अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये हमारे जो AIJ होंगे वो कोफैक्टर्स होंगे। AIJ मतलब ये एलिमेंट होगा जो AIJ, उसके कोफैक्टर्स होंगे ये कैपिटल AIJ। और हमने जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है वो किसके द्वारा दी जाती है। तो डिस्टेंस मैंने जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, अगर किसी रो या किसी कॉलम के हम एलिमेंट लें और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स ले लें और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 0 मिलता है। तो इस तरह से हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं इन्हीं का यूज करके हमने ये वाला क्वेश्चन कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा A11 दिया है, A12 दिया है और A13 दिया है। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है A11, A12 और A13। लेकिन देखो ये है ना A11, A12 और A13, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। लेकिन जो कोफैक्टर्स है तो A31 है, 32 है और A33 है, तो वो हमें इस रो के कोफैक्टर दिए। तो इसका मतलब एलिमेंट इस रो के और कोफैक्टर इस रो के, तो ये गलत हो गया। तो इसकी वैल्यू तो 0 आनी थी, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं देगा। उसके बाद ये A11 लिया है, ये A12 लिया है और ये A13 लिया है, मतलब फर्स्ट रो लिया है, ये लिए फर्स्ट रो। लेकिन जो कोफैक्टर है वो एक A11 लिया है, मतलब फर्स्ट रो का ही लिया एक। दूसरा वाला A21 मतलब इसका ले लिया हुआ, और तीसरा हमने A31 का ले लिया है। मतलब जो एलिमेंट्स हमने फर्स्ट रो के लिए हैं और जो कोफैक्टर्स हमने फर्स्ट कॉलम के ले लिए तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को पता है ये हमें यहाँ पे दिया हुआ A21, A22 और A23। तो 21, 22 और 23 कौन से एलिमेंट आते हैं, ये सेकंड रो में। अब ये सेकंड रो के एलिमेंट दिए हैं और कोफैक्टर किसके दिए हैं, A11, A12 और A13, मतलब फर्स्ट रो के कोफैक्टर दिए हैं और सेकंड रो के एलिमेंट दिए। इट मींस इनकी मल्टीप्लाई होगी और सम होगा तो वो भी हमें 0 के बराबर मिलेगा। और जो हमें लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रो का एलिमेंट A11, A21 सॉरी फर्स्ट रो नहीं, A11 है, A21 है और A31 है। तो मुझे बताइएगा A11 ये है, A21 ये है, A31 ये है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स दिए। अब जो कोफैक्टर किसके दिए हैं, A11, A21 और A31 ही, मतलब फर्स्ट ही कॉलम के हमें कोफैक्टर भी दिए हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें पता है जब भी हम एक किसी रो या कॉलम के एलिमेंट लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, और उनका जो सम होता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, जो डिटर्मिनेंट होगा अगर हम A11, A21 और A31 की बात करें तो डिटर्मिनेंट को हम इस रो के अलावा एक्सपेंड करें या इसके साथ हम लिखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1। तो क्योंकि A11 है तो आपको पता है जो A11 होता है ये वाला एलिमेंट क्या रहता है, प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लगा सकते थे, फिर यहाँ पे माइनस लगा सकते थे और यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर आप ऐसे लिखो -1 की पावर 1 + 1, यहाँ पे -1 की पावर 21 एलिमेंट लिया तो 2 + 1 लिखोगे, और जब 31 एलिमेंट लिया तो -1 की पावर 3 + 1 लिखोगे। और साथ में ये माइनस लिखते हैं, मतलब A11 वाले एलिमेंट को छोड़ के, मतलब इस एलिमेंट को छोड़ा तो इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट आएंगे। फिर जब आप इस एलिमेंट को छोड़ा तो इस एलिमेंट की रो और इस एलिमेंट को कॉलम को छोड़ा तो 2 एलिमेंट ये और 2 एलिमेंट ये आ जाएंगे। सिमिलरली फिर जब आप इस एलिमेंट की बात करते हो तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो उसी तरह से ये हमने पहले के लिए लिखे हैं, A11 के लिए, फिर A21 के लिए और फिर A13 के लिए, 31 के लिए। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं, ये देखो
ये इतनी सी वैल्यू, ये और ये, तो ये क्या होता है, कोफैक्टर होता है हमारे पास A11 का। तो इसमें वही हमने लिखा है A11 मतलब एलिमेंट है जो, उसका ये कोफैक्टर है। उसके बाद ये और ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये भी क्या होता है, A21 का फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये जो हमारे पास माइनस ये वाला साइन होता है, उसके साथ ये माइनर M31 है। तो M31 और -1 के साथ -1 की पावर 3 + 1 जब होता है, तो ये कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर दिखाता है, ये दिखाता है हमें A31। तो ये हमने A31 लिखा है और बाकी हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। क्योंकि इसमें क्या दिया है, आप कोई अगर ये नया भी लिखो, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। क्योंकि आप बच्चों को पता है कि जब भी हम किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्लस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है, अदरवाइज हमें 0 मिलता है। तो इस तरह से हमने ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था वो हमारा सही हो गया। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, तो उन बच्चों को पता चल गया होगा कि ये क्या प्रॉपर्टी है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उनको थोड़ा डाउट रहा होगा। तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। तो अगर प्रीवियस लेक्चर देख लोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अब है हमारे पास जो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा जो 6 टॉपिक है इसका, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजॉइंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स। जब हमें एडजॉइंट निकालना आ जाता होगा फिर हम इनवर्स भी आप बच्चों को सिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप बच्चों को एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर्स निकालना आने चाहिए, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए उससे पहले आपको क्या आने चाहिए, माइनस आने चाहिए। इसका मतलब जो माइनस है उसके बाद जो कोफैक्टर्स हैं और जो फिर एडजॉइंट है और फिर उसके बाद जो इनवर्स आएगा, ये आपस में सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब सबसे पहले माइनर आएगा तो फिर आपको कोफैक्टर आएगा, अगर कोफैक्टर आएगा फिर आपको एडजॉइंट आएगा, और अगर आपको एडजॉइंट आता होगा फिर आप जो इनवर्स निकाल सकते हो मैट्रिक्स का एडजॉइंट को यूज करके। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट माइनर से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स जिन बच्चों को अभी भी माइनर निकालना नहीं आता है तो वो माइनर निकालना सीख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर्स में से, और उसके बाद कोफैक्टर्स निकालना, अब उसके बाद हम एडजॉइंट सिखाएंगे और उसके बाद हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना भी सिखाएंगे। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से बहुत बार क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो जिन बच्चों ने ये बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं, तो ये चीजें भी आप सीखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपकी एक्सरसाइज फिर बहुत ही आसान लगेगी आपको। तो हम यहाँ पे देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो जी आपने याद रखना है कि एडजॉइंट हमेशा कौन सी मैट्रिक्स का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक बात ये याद रखनी है। और यही हमने डेफिनेशन में दिया है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम इस तरह से, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिख लिया है, A = AIJ उसके एलिमेंट्स है और M × M उसका ऑर्डर है। मतलब M × M ही हो तो तभी हम बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हम क्या बोलते हैं कि ये एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज होता है किस मैट्रिक्स का, AIJ M × M। मतलब A क्या दिखाता है, ये दिखाता है कोफैक्टर, अब बच्चे को पता है। तो मतलब जो कोफैक्टर से हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, मतलब हमने जब A11 निकाला होगा कोफैक्टर, हमने 11 वाला निकाला होगा कोफैक्टर, हमने 12 वाला निकाला होगा कोफैक्टर, हमने 13 वाला निकाला होगा। ये सारे के सारे जब हमने कोफैक्टर्स निकाले होंगे, जैसे यहाँ पे हमने A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली होगी, और इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज को इस तरह से लिखते थे, मैट्रिक्स वाला यूनिट आप बच्चों ने पढ़ा ही अच्छे से। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोज को हम इस तरह से डिनोट करते थे, तो इस मैट्रिक्स के ऊपर हम ये डैश लगाते थे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ये रो हमारे पास कॉलम बन जाती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब जो एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने एडजॉइंट निकालना होगा तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, आई बात हमें, और वो कोफैक्टर को हम उस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह की हमें मैट्रिक्स दी गई है। तो A11, A12 और A13, तो ये वाले कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब भी जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो इसी तरह से ये मैंने आप बच्चों को यहाँ पे बता दिया कि जो AIJ होता है ये क्या होता है, कोफैक्टर होता है, एलिमेंट AIJ का। ये आप बच्चों को पहले का भी पता है, क्योंकि कोफैक्टर को हम A से डिनोट करते हैं, और जो M होता है वो किससे, वो M किसको डिनोट करता है, M हमें माइनर को डिनोट करता है, और कोफैक्टर को डिनोट करने के लिए हम A लिखते हैं, और एडजॉइंट को हम AD
जे से लिखते हैं और आई हमारे पास इनवर्स ऑफ ए इनवर्स वो हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप बच्चों को पता होनी चाहिए। तो अब हमारे पास जो अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, तो वही हमने लिखा है कि जो अर्जेंट होगा मैट्रिक्स का उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए डी जे ए से, मतलब अर्जेंट ऑफ ए। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं अर्जेंट ऑफ ए। अब ये हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है तो ये हमें मैट्रिक्स दी गई है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो ये 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स है, मतलब ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो डिस्टेंस अब ये हमें जो मैट्रिक्स दी गई है इसका अर्जेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स A11 A12 A13 ये वाले। तो डिस्टेंस वो हम लिख लेंगे जो अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब ये एलिमेंट्स निकालेंगे पहले हम जो कोफैक्टर्स होते हैं, तो फिर उन कोफैक्टर्स को हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे और फिर उसका हम ये डायरेक्ट ये क्या होता है ट्रांसपोज, फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब फर्स्ट रो ये होगी ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, जो सेकंड रो होगी वो सेकंड कॉलम में आ जाएगी और जो थर्ड रो होगी वो हमारे पास थर्ड कॉलम में आ जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो हमें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी है उसका अर्जेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये अर्जेंट के बारे में समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो हम आप बच्चों को अभी एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल 23 में हमारे पास क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए इज इक्वल टू 2 3 1 4। मतलब एक जो मैट्रिक्स हमें ए मैट्रिक्स दी है 2 3 1 और 4, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो रीजन ये हमारे पास A11 एलिमेंट होता है, ये A12 एलिमेंट होता है, ये A21 होता है और ये A22। तो रीजन सबसे पहले आप बच्चों को ये पता है कि ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। तो आपको इसका मतलब सबसे पहले ये वाला A11 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा इसका भी, फिर इसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है, इसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है और इसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है। तो जैसे इसका कोफैक्टर क्या होता है आप बच्चों को पता है, वो फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे। तो i यहाँ पे 1 है, जे यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 ही लिख लिया। और साथ में हमारे पास क्या होता है, मतलब इस जिसका हमने कोफैक्टर निकालना हो तो उसका यहाँ पे माइनर लिखते हैं। तो माइनर क्या होता है, मतलब जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, सॉरी जिस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, तो उस वाली रो को और उस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, तो एलिमेंट हमारे पास बच रहा है 4। तो ये आप बच्चों को पता है, मतलब इसका माइनर क्या होता है, ये इसका माइनर ये होता है, इसका माइनर ये होता है और इसका माइनर ये होता है। तो रीजन यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो ए आई जे हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर 2 और ये वो इवन नंबर होता है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना आप बच्चों को आता ही है। उसके बाद A12 जब हम फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 लिख लेंगे, वही लिखा है, और साथ में माइनर लिख लेंगे A12 एलिमेंट का, मतलब इस एलिमेंट का माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर ये वाला होता है, तो वो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1 है, तो वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है और इसको जब सॉल्व करते हो तो -1 आता है। उसके बाद ये फ्रेंड्स जब आप A21 की बात करते हो तो -1 की पावर 2 + 1 लिखते हो, तो वही लिखा है, और साथ में माइनर ऑफ A21, मतलब ये जो एलिमेंट है इसका माइनर, तो इसका माइनर कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो ये हमारे पास A12 एलिमेंट है, वो क्या है हमारे पास 3 है, तो यही हमने 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डियर जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 1 होता है 3, तो -1 की पावर 8, तो -1 की पावर 8 माइनस में रहती है, तो माइनस इंटू 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो डियर इस तरह से हमने यहाँ पे -3 लिख लिया। उसके बाद जब आप A22 की बात करते हो, मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसका माइनर कौन सा होता है, ये वाला, और इसका कोफैक्टर क्या होगा -1 की पावर 2 + 2, तो वही लिखा है 2 + 2, और इसका जो माइनर होगा इस एलिमेंट का, तो वो हमारे पास क्या है, ये वाला एलिमेंट, और वो क्या है यहाँ पे 2, तो वही हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो -1 की पावर 2 + 2 क्या होता है 4, तो -1 की पावर 4 मतलब इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन हमारे पास क्या रहेगी 1 ही रहेगी, और साथ में 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो A22 है वो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये जो आप बच्चों को कोफैक्टर निकालना मैंने सिखाया था आप बच्चों को वो आता होगा, और उसी तरह से हमने यहाँ पे कोफैक्टर निकाल दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बच्चों को मैंने बताया था पहले माइनर निकालना सीख लीजिएगा, उसके बाद कोफैक्टर निकालना सीख लीजिएगा, उसके बाद आप अर्जेंट निकाल सकते हो। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, ताकि आप बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अब आप बच्चे यहाँ पे देखेंगे ये हमने A11 A12 A21 और A22 फाइंड कर दिया। तो इसकी हम क्या लिख लेते हैं, इसकी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे A11 बनता है, ये A12 बनता है, A21 और A22, तो ये आ जाएगा 4, उसके बाद आएगा -1, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, और इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो वो क्या मिलेगा, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो इससे ज्यादा क्या आएगी 4 -1, और ये हमारे पास -3 और 2 है जो सेकंड रो में, ये हमारे पास सेकंड कॉलम में आ जाएगा -3 और
सॉरी -3 और ये प्लस का 2 था, तो प्लस भी रहने दो, तो -3 और 2। तो इस तरह से हमारे पास 4 -3 -1 और 2 हो गया। तो जब आप इस मैट्रिक्स को देखो, ये जो मैट्रिक्स हमें दी है और ये जो एडजॉइंट हमें निकाला है, तो इन दोनों में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, जो हमारे पास ये वाला 2 वाला एलिमेंट है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो वही लिखा है, देखो ये 2 था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया और जो 4 था वो यहाँ चला गया, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो गए। तो जब यहाँ पे 2 4 था तो ये उसमें एडजॉइंट में क्या आ गया, 4 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो 3 था यहाँ पे 1 था, तो वो वैसा ही है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 3 था, यहाँ पे प्लस का 1 था, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो गया और यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, तो ये क्या हो जाते हैं, इनमें माइनस साइन आ जाता है। अगर प्लस का साइन होगा पहले से तो माइनस आएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस में आ जाएगा, मतलब इनके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। और ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले दो एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जैसे ये आप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, अगर नहीं भी समझ आया तो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है, तो आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिलेशन जो एडजॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास इस तरह से होता है, पहले A11 A12 और A21 और A22। तो इसको आप क्या करते हो, इसको आप ये वाली जो फर्स्ट रो होती है इसको फर्स्ट कॉलम में लाते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में लाया A11 A12। फिर जो सेकंड रो होती है उसको हम सेकंड कॉलम में लाते हैं A21 A22। तो रिलेशन ये हमने इस तरह से लिखा है और इसका एडजॉइंट हमने निकाला। तो A11 4 था, A21 हमारे पास -3 था, A12 हमारे पास -1 था और A22 हमारे पास 2 था। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट अपना फाइंड कर दिया और आप बच्चों ने ये देख लिया कि ये दो एलिमेंट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। पहले यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 था, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। और ये दो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन सिर्फ फर्क किसका पड़ा है, साइन का फर्क पड़ गया। पहले प्लस में थे दोनों एलिमेंट्स, अब ये दोनों किस में हो गए, माइनस में हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ बच्चों को मैंने शॉर्ट में नोट भी बताया, यहाँ पे अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी ऑर्डर की 2x2 ऑर्डर की, तो हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं कि उसका अगर हमें डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना होगा बिना कुछ निकाले को फैक्टर्स वगैरह, तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास अगर इस तरह से मैट्रिक्स होगी तो इन दो एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जो A11 एलिमेंट होगा वो A22 की जगह पे आ जाएगा और जो A22 एलिमेंट होगा वो A11 की जगह पे आ जाएगा। तो वही लिख लिया यहाँ पे, A11 की जगह पे A22 लिख लिया और इसकी जगह पे A11 लिख लिया। उसके बाद ये जो दो एलिमेंट्स होंगे ये वाले A21 और A12, तो इनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर ये प्लस में होंगे पहले से तो बाद में क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो ये भी माइनस में आ गया और ये भी माइनस में आ गया। इसका मतलब इन दो एलिमेंट्स, देखो ये दो एलिमेंट्स क्या हुए, इंटरचेंज, तो इनको आप लिख सकते हो इंटरचेंज। और ये जो दो एलिमेंट्स हो गए इनमें साइन चेंज, तो इनमें क्या चेंज हुआ, इनमें साइन चेंज हुआ और इनमें ये होता एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए। तो ये वही हमने लिखा है, दैट इज A11 और A22 ये इंटरचेंज हो रहे हैं। और अगर जो A12 होगा वो माइनस में आ जाएगा और जो A21 होगा वो भी माइनस में आ जाएगा, मतलब उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर वो पहले से माइनस में होंगे तो दोबारा से क्या हो जाएंगे, वो प्लस में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपनी थ्योरम फर्स्ट। तो जैसे थ्योरम फर्स्ट में हमारे पास क्या है, इफ A be any given स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है कोई जिसका ऑर्डर हमारे पास n है, देन जो A इंटू अर्जाइंट ऑफ A और अर्जाइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो टीचर्स ये आप बच्चों ने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं A मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट के साथ या फिर उसके एडजॉइंट का A मैट्रिक्स के साथ, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर आता है। तो टीचर्स ये हम चीज प्रूव करेंगे। तो और जो यहाँ पे I क्या है, I हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A हमारे पास ये A का ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। और A एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास A है और ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। तो ये सारी टर्म्स आप बच्चों को पता है। और टीचर्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आप बच्चों को थ्योरम प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स। तो जो हमने ए मैट्रिक्स ले ली कि हमने 3x3 की ले ली। तो जब हमने ये 3x3 की मैट्रिक्स ले ली तो इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो आप बच्चों को एडजॉइंट मालूम है कि हम सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल ए बना लेते हैं इनके, A11 A12 A13, मतलब तो फैक्टर्स निकाल देते हैं और फिर जो फर्स्ट रो में होता है उसको फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं। तो जो फर्स्ट रो में हम था A11, यहाँ पे 12 आना था, यहाँ पे 13 आना था, उसी को हमने फर्स्ट कॉलम में ले आए हैं, A11 A12 और A13। या बच्चों को एडजॉइंट तो अब समझ आ गया होगा। मतलब अब यहाँ पे एलिमेंट हमने इस तरह से लिखने होते हैं एडजॉइंट में। उसके बाद जो A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट। अब ये हमने एडजॉइंट तो फाइंड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ए और एडजॉइंट की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो ए मैट्रिक्स है और जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो A11 आ जाएगा, A12 आ जाएगा, A13 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसी रो की
इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो A11, A21, A12, A22 और A13, A23। तो जैसे मैं आप बच्चों को यहां पे दिखाता हूं, जैसे A11 और यहां पे आ जाएगा A21 प्लस A12 और यहां पे आ जाएगा A22 और फिर आ जाएगा A13 और A23, A13 और A23। तो जैसे कि आप बच्चों ने अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स लेते हैं और कोफैक्टर्स हम किसी दूसरी रो के या किसी दूसरे कॉलम के लेते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 22 आ रहा है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 23 आ रहा है। इट मीन्स ये कोफैक्टर्स और जो एलिमेंट्स है वो सेम रो के नहीं है या सेम कॉलम के नहीं है, तो इट मीन्स इनकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो जैसे जिस तरह से जब आपको लगेगा कि ये हमारे पास कोफैक्टर और जो एलिमेंट है वो दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे A11 आया था, ये A12 आया था, ये 13 ही आया था, तो ये वाली वैल्यू रहेगी, बाकी वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। अब इसकी और इसकी करोगे तो देखो पहले से ही देख लो आप, A11 है, यहाँ पे A31 है, तो ये A11 वाला है, यहाँ पे 31 है, तो ये मल्टीप्लाई जब होगी तो वो भी हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली अब आप सेकंड रो ले लो, सेकंड रो की जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट देखते हो जब A21 और A11, तो देखो यहां पे 21 है, यहां पे 11 है, और यहां पे जब 22 आएगा तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी 12 की। जहां पे 23 वाला जब एलिमेंट आएगा तो यहां पे 13 वाला आ जाएगा। इट मींस जो एलिमेंट्स होंगे और जो कोफैक्टर्स होंगे वो सेम रो या सेम जो एलिमेंट्स होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 होगी। अब इसकी और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी A21 और यहां पे भी क्या है, A21 है, यहां पे A22 है तो यहां पे भी A22 है, यहां पे A23 है तो यहां पे भी A23 है, तो ये वैल्यू हमने यहां पे लिख ली है क्योंकि इसकी वैल्यू की जो ये वाली वैल्यू होती है ये डिटरमिनेंट के बराबर आती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब हम इसी की थर्ड कॉलम के साथ करें तो A21 है, यहां पे A31 है, यहां पे 22 है तो यहां पे 32 है, यहां पे 23 है तो यहां पे 33 है, मतलब ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, इट मींस ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद थर्ड रो ले लेते हैं। अब जब थर्ड रो ली तो थर्ड रो में क्या है, A31 और यहां पे 11 है, 32 है तो यहां पे 12 है, यहां पे 33 है तो यहां पे 13 है, इट मींस यहां पे भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब इसी की हम सेकंड रो के साथ करते, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो A31 और A21, तो ये 31 है, ये 21 है, इट मींस ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पे क्योंकि 32 और ये 22 रहेगा, A33 और यहां पे 23 रहेगा, तो जो एलिमेंट्स और जो कोफैक्टर्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, इट मींस ये क्या रहेगा, 0 रहेगी वैल्यू इसकी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये 31 है, यहां पे भी 31 है, यहां पे 32 है तो यहां पे भी 32 है, और यहां पे जब 33 है तो यहां पे भी 33 है, तो इट मींस इसकी और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू आएगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहां पे आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ये 31 है तो ये भी 31 है, ये 32 है तो ये भी 32 है, ये 33 है तो ये भी 33 है। यहां पे जब ये 21 है तो ये भी 21 है, ये 22 है तो ये भी 22 है, जब ये वाला एलिमेंट 23 है तो ये कोफैक्टर भी 23 वाला ही है। तो यहां पे भी वैसे ही, अगर एलिमेंट हमारे पास 11 वाला है तो कोफैक्टर भी 11 वाला है, एलिमेंट जब 12 वाला है तो कोफैक्टर भी 12 वाला है, और एलिमेंट जब 13 वाला है तो कोफैक्टर भी 13 वाला है। तो इस तरह से मैंने तो ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे बाकी 0 लिख लिए। अगर आप बच्चों के पास अगर ज्यादा स्पेस हो, मतलब आप बड़ी सी शीट पे लिख रहे हो, तो वहां पे आप पूरा का पूरा भी लिख सकते हो, और उसके बाद आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको 0 बना सकते हो, और बाकी वाले एलिमेंट्स वैसे के वैसे, ये डायगोनल एलिमेंट्स वैसे ही रह जाएंगे और बाकी एलिमेंट्स हमारे पास 0 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने 0 और जो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे वो हमने क्यों लिखे, बिकॉज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर रो आर अ कॉलम विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। क्या आप बच्चों को बताया था कि अगर हम प्रोडक्ट का सम लें, किसकी प्रोडक्ट का, एलिमेंट और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का, तो वो जो सम होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, अदरवाइज वो क्या रहते हैं, 0। मतलब दैट इज अगर सम करें हम किसका, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, मतलब कोफैक्टर किसी दूसरे रो के और एलिमेंट्स हम किसी दूसरे रो या कॉलम के लिए, तो हमारे पास वैल्यू 0 आती है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगी, ये वाले एलिमेंट जो 0 थे वो 0 ही रखे हमने, और ये वाले एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाते हैं, डिटर्मिनेंट के बराबर बन जाते हैं। ये आप बच्चों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो देखिए ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट के बराबर आ गए, तो आप बच्चों को पता है जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे यहाँ पे सॉरी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमें अगर फर्स्ट रो में से कोई चीज कॉमन निकाल पा रहे हो तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट रो से जब हमने कॉमन निकालना था तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हो तो हम ए डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा। ए डिटर्मिनेंट इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ए डिटर्मिनेंट इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट रो में से भी निकाल दिया। फिर सेकंड रो में से भी हम ए डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल, सॉरी
ये हम सेकंड रो में से नहीं निकाल सकते, ये हमारे पास सेकंड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो में से तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास डिटरमिनेंट हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। तो जैसे जब मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स में आप बच्चों को पता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स सपोज हमारे इस तरह की कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 6 हो मान लिया, तो अब 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6 12 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। अब डिस्टेंस अगर हमें यही कॉमन निकालना हो तो हम सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकालते हैं, तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकालते हैं तो 1 2 3 और 4 आ जाता है, तो 6 हम वापस से कॉमन निकाल देते हैं। इट मींस ये सारे के सारे एलिमेंट्स में से हमें कॉमन निकालना पड़ता है। तो सारे के ये सारे एलिमेंट्स में क्या है, 0 0 है और बाकी हमारे पास ए डिटरमिनेंट है। तो ए डिटरमिनेंट हम यहां से सारी मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ए डिटरमिनेंट इंटू 1 करेंगे तो ए डिटरमिनेंट रहेगा, ए डिटरमिनेंट इंटू 0 करेंगे तो ए 0 रहेगा, ए डिटरमिनेंट इंटू 0 करेंगे तो वो वापस 0 आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू 1 करेंगे तो ए डिटरमिनेंट आएगा और ए डिटरमिनेंट इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू 0 करेंगे 0 आएगा और ए डिटरमिनेंट इंटू 1 करेंगे तो ए डिटरमिनेंट आ जाएगा। इस तरह से ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने ये याद रखना है हमेशा कि जब भी हमें मैट्रिक्स में से कॉमन निकालना हो तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स में से हमें कॉमन निकालना पड़ता है। लेकिन जब भी हमें डिटरमिनेंट में से कॉमन निकालना हो तो हम किससे कॉमन निकालते हैं, हम किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के केस में हमें सारे के सारे एलिमेंट्स में से कोई चीज कॉमन निकालना पड़ती है। तो हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी तो मैट्रिक्स की वजह से हमने यहाँ पे ये कॉमन निकाल दिया। लेकिन अगर यहीं पे डिटरमिनेंट होता तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट का क्यूब आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से कॉमन निकाल सकते थे। तो जैसे आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि जब हमने मैट्रिक्स में से कॉमन निकालना है तो आपने हर एक एलिमेंट में से को वो कॉमन निकालना पड़ता है कोई भी चीज, और अगर आपने डिटरमिनेंट में से कॉमन निकालना है कोई चीज तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट के केस में आप किसी रो या किसी कॉलम या किसी भी फर्स्ट रो या फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में पूरी मैट्रिक्स में से हमें कॉमन निकालना पड़ता है। तो वही लिखा है ए डिटरमिनेंट इनटू आई। तो जैसे ये हमारे पास हो गया ए डिटरमिनेंट इनटू आई। अब जैसे ये हमारे पास इडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए हमने आई लिख लिया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया। और सिमिलरली अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे तब भी हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यू आती है। तो ये दोनों चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, आपको एक प्रूव करेंगे तब भी हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वाली थ्योरम जो थी वेरीफाई कर दी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप बच्चों को ये पता होनी चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीजें जो आप 11th और 12th में पढ़ते हो ये आपके ग्रेजुएशन में काम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में ये सारे के सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास डिटरमिनेंट में कैसे आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स ये तो हमने वहां पे पढ़नी चाहिए थी। लेकिन ये स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में फर्क क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आता है। तो वही लिखा होगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो जैसे वही लिखा है, अगर हमारे पास हमने मान लिया कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 और 8। तो जैसे आप बच्चे वहां पे देखते थे जब आपने मैट्रिक्स वाला यूनिट पढ़ा था तो इनवर्स फाइंड करते थे, तो आप देखते थे अगर कोई रो के एलिमेंट्स हमारे पास प्रोपोर्शन में हो तो हम बोल देते थे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, देखते थे हम वहां पे। या फिर हम वहां पे देखते थे कि हाँ भाई हमने जब एलिमेंट्स 0 आए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तो वो हम 0 कब बताते थे, जैसे हमने सपोज इसमें सेकंड रो थी और इसमें फर्स्ट कॉलम था, सॉरी फर्स्ट रो थी, तो हमने सेकंड रो में से क्या कर दिया, R2 -4 टाइम्स रो 1 ऑपरेशन लगाया तो सेकंड रो में एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा, और 8 - 2 × 4 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। दैट मींस ये एलिमेंट्स क्या होते थे, प्रोपोर्शन में हो जाते थे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के। यहाँ आप इस तरह से देखो तो ये 1 4 है तो ये 2 8 है, मतलब 1 2 या 2 और 4 2 या 8, तो ये तब भी हमारे पास प्रोपोर्शन में जब एलिमेंट्स होते हैं तो उनका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो जब हमारे पास ये डिटरमिनेंट हमारे पास इसका 0 आएगा, क्योंकि 8 × 1 करेंगे तो 8 रहेगा, और 4 × 2 करेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो 8 - 8 हमारे पास क्या होता है, 0, मतलब डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स
जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डियर स्टूडेंट यही चीज आगे हम पढ़ेंगे एक और, कि अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही मैंने आप बच्चों को यहाँ पे भी बता दिया कि यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन में हो एलिमेंट्स तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर 0 रहेगा तो डिटर्मिनेंट 0 रहेगा तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। Thus A is a सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये लिखा है हमने। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो हो, मतलब वो 0 के बराबर ना हो। अगर डिटर्मिनेंट का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 ना हो तो हम उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 और 4, तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो 1 2 3 4 4 1 जा 4 और 2 3 2 जा 6, तो 4 - 6 करेंगे तो -2 आया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी हम थ्योरम्स आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने लिखा हुआ है कि दस ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर जो ए है हमारे पास वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं उनको हमने प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बच्चों वो प्रूव हम हायर क्लासेस में करते हैं, लेकिन आप बच्चों को ये याद रखनी है। तो जैसे इसके बाद क्या है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब उनके डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर सेम है, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब अगर ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी सेम ऑर्डर की, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा चाहे ए बी चाहे बी ए, वो दोनों भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर ही होंगे उसी ऑर्डर के। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि अगर एक हमने ए मैट्रिक्स ले ली वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है, और बी मैट्रिक्स भी हमने ले ली उनका वो भी नॉन सिंगुलर है, और इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो जब हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हमारे पास जो ए बी आएगा प्रोडक्ट या फिर जो बी ए प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास नॉन सिंगुलर ही रहेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा, और वो उसका ऑर्डर भी हमारे पास जो ए बी या बी ए है उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप बच्चों को एक बात और भी पता है कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होती कौन सी है, जिसमें ऑर्डर ही हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो मतलब उसका ऑर्डर एन होगा, अगर इसका तो इसका भी एन होगा, तो ये दोनों सेम होगी, और इनका जो प्रोडक्ट करके ऑर्डर आएगा तो वो भी एन रहेगा, और इस जो बी ए होगा उसका भी ऑर्डर एन रहेगा, और ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर भी रहेंगी। अब जो तीसरी थ्योरम है वो क्या कहती है हमारे पास, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, दैट इज ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा, बियर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये आप बच्चों ने ये भी बहुत ही जरूरी चीज है कि आप बच्चों को पता होना चाहिए, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं कोई और उनका प्रोडक्ट, सपोज हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दो, तो उनका प्रोडक्ट हमने कर दिया पहले, फिर उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया तो कुछ वैल्यू आएगी, और साथ में जब हमने जो ए मैट्रिक्स अलग से उसका डिटर्मिनेंट अलग से निकाला, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग से निकाला, इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो सपोज ये हमारे पास 16 के बराबर आएगा। तो जो ए बी हमारे पास ये जो हमने मैट्रिक्स निकाली होगी उसका प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तो वो भी 16 आएगा। मतलब ये दोनों केसेस क्या रहेंगे, ए बी का मतलब ए बी प्रोडक्ट करके उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। तो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गई होगी, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे थ्योरम 3 में लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये थ्योरम भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स इन थ्योरम्स को हमने प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, ये हम थ्योरम्स जो प्रूव करते हैं या आप जब बच्चे ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो आप वहां पे देखेंगे इनको हम कैसे प्रूव करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब मैं आप बच्चों को ये जो एडजॉइंट वाला कंसेप्ट पढ़ लिया, इसके अकॉर्डिंग हम एक आप बच्चों को रिमार्क बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज हमने पढ़ी है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें, ऐसे भी होता था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट टू आई के बराबर आता है। और ए डिटर्मिनेंट को जब आप आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो किस तरह से आता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू 0 0, ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। जैसे अगर हमें 2 इंटू ये हमने इस तरह से करना हो 1 0 0 1 के साथ, तो इस तरह से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो ये सारे एलिमेंट क्या बन जाते थे, डायगोनल एलिमेंट 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 बन जाते हैं। तो वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिया तो वो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएंगे।
तो ये लिखा है हमने, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो कोई वैल्यू है ना, स्केलर की वैल्यू आएगी, तो वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो स्केलर जो डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारे पास ये वाले आ जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप बच्चे यहाँ पे मान लो हमने इसका भी डिटर्मिनेंट कर दिया, इसका क्या कर दिया, एक डिटर्मिनेंट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी डिटर्मिनेंट कर दिया। तो यहाँ पे हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, और इसका भी अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैट्रिक्स थी तो इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखिए जब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो आप बच्चों को पता है कि जब डिटर्मिनेंट का केस आता है, मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया कि मैट्रिक्स के केस में हम सारे के सारे एलिमेंट्स में से एक ही बार कॉमन निकालते हैं कोई चीज, लेकिन मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट होता है उसके केस में हम किसी रो या किसी कॉलम में से भी हम कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट रो देखेंगे तो फर्स्ट रो में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे जीरो है तो जीरो में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, जीरो में से भी कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, और यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल दिया। फिर जब सेकंड रो ली तो सेकंड रो में से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोबारा से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो से निकाल सकते हैं, जीरो से निकाल सकते हैं, और यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल सकते हैं। फिर आपने थर्ड रो ले ली और वहां से भी आपने यहाँ जीरो से भी आप डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाल सकते हैं, और यहां से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 3 बार कॉमन निकाल दिए। लेकिन ये किस केस में, डिटर्मिनेंट के केस में। और ये आप बच्चों ने याद रखना है हमेशा कि मैट्रिक्स के केस में हम सारे के सारे एलिमेंट्स में से अगर इसी की जगह पे ये मैट्रिक्स होती है जैसे ये, तो हमने अगर यहाँ पे कॉमन निकालना होता है तो सिर्फ एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। लेकिन अगर हमें डिटर्मिनेंट के केस में से निकालना हो कॉमन, तो हम ये 3 बार निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 बार निकाल दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया, सॉरी जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही मैंने आप बच्चों को बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इसको और इसको कैंसिल कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर भी लिख सकते हो ऐसे, या फिर आप यहाँ पे तो इसको क्यूब को कैंसिल करोगे तो जो एडजॉइंट ऑफ ए उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ये मैंने आप बच्चों को बता दिया ये कैसे, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट है तो ये हम इसका अलग से डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं और इसका अलग से डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि जो एपी का डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास वो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो मतलब इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो जैसे इस तरह से हमने यहाँ पे भी इनको अलग अलग डिटर्मिनेंट दे दिया हुआ है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे स्क्वायर बन गया, और वही लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर बन गया। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों ने यहाँ पे देखा होगा कि जो एन था, यहाँ पे एन क्या था, 3 था, मतलब हमने ऑर्डर क्या लिया था, मैट्रिक्स का 3x3 लिया था। तो लेकिन जब हमने ऑर्डर 3x3 लिया था तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर आ गया। मतलब स्क्वायर का वहां से आता है n-1 से, क्योंकि 3 - 1 क्या होता है 2। तो इसका मतलब अगर हम जनरल में बात करें, इन जनरल इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसकी, ऑर्डर n की, तो जब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के बराबर आएगा। ये स्टूडेंट्स ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 3 वाला देखा था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे 2 आई थी, क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि उसमें ऑर्डर अगर हमारे पास 3 था तो हमने यहाँ पे देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आया, क्योंकि 3 - 1 ही हमारे पास स्क्वायर होता है। तो जनरल में बात करेंगे कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बाकी जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।